हेलो एवरीवन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों में हम पढ़ रहे थे। उससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने नॉरिश प्रकार की अभिक्रिया और प्रकाश अपचयन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों में, जो आपकी होती है कार्बोनिल व एल्कीन के मध्य में आपकी अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम है पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया। और इस पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया की आउटलाइन, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया एल्कीन के साथ होती है, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में उसकी अभिक्रिया होती है और एक चक्रीय उत्पाद में प्राप्त होता है जिसका नाम है ऑक्सीटेन। हमें एक 4 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटेन। तो कार्बोनिल यौगिक एल्कीन और प्रकाश की उपस्थिति में चक्रीय उत्पाद के रूप में हमें एक विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है ऑक्सीटेन। जैसा कि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के माध्यम से मैंने लिखा है RC+1OR, दिस इज C+1C एल्कीन, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज एल्कीन। प्रकाश की उपस्थिति में HMU की उपस्थिति में यह इस प्रकार से हमें एक 4 सदस्यीय वलय का निर्माण आपके सामने यहाँ पे हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीटेन। 1 2 3 4 4 सदस्यीय वलय का एक चक्रीय यौगिक का निर्माण हो रहा है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटेन। और यह इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया। कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन HMU एंड प्रकाश की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया से एक्सीटोन उत्पाद प्राप्त होता है। दूसरी चीज, ये जो कार्बोनिल यौगिक है उसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर ये जिस R एक R हाइड्रोजन है तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों R एल्किल समूह में आपका ये हो जाएगा एग्जांपल कीटोन का, तो एल्डिहाइड कीटोन एल्कीन HMU की उपस्थिति में ऑक्सीटेन का बनना, दिस इज द पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों की उत्तेजित अवस्था भाग लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कार्बोनिल यौगिकों की उत्तेजित अवस्था भाग लेती है, क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एल्कीन की तुलना में आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल यौगिकों में N2 संक्रमण होता है और N2 संक्रमण के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से कार्बोनिल यौगिकों की उत्तेजित अवस्था एल्कीन की तुलना में आसानी से प्राप्त हो जाती है और इसी वजह से कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन की उत्तेजित अवस्था इस अभिक्रिया में भाग लेती है। दूसरी चीज, यहाँ पे कार्बोनिल यौगिकों की उत्तेजित अवस्था में त्रिक अवस्था ट्रिपलेट स्टेट अभिक्रिया में भाग लेती है। त्रिक अवस्था अभिक्रिया में भाग लेती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बोनिल पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों की कौन सी अवस्था भाग लेती है, तो ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होती है जो आसानी से पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि पहले HMU की प्रेजेंस में कार्बोनिल यौगिकों की एकक अवस्था प्राप्त होती है और एकक अवस्था ISC अंतरातंत्र लंघन के माध्यम से ट्रिपलेट अवस्था त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि कीटोन में एकक अवस्था से त्रिक अवस्था आसानी से परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि एकक अवस्था और त्रिक अवस्था के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। इस वजह से पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया आपकी कार्बोनिल यौगिकों की त्रिक अवस्था में संपन्न होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन प्लस एल्कीन HMU की बदले में 4 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक ऑक्सीटेन का उत्पाद का निर्माण करता है। दिस इज कॉल्ड पैटर्नो-बुकी रिएक्शन। अब इस पैटर्नो-बुकी रिएक्शन की मैकेनिज्म की हम चर्चा करें कि किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ये जो पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया है उसमें कार्बोनिल यौगिकों की त्रिक अवस्था, कार्बोनिल यौगिकों की उत्तेजित अवस्था त्रिक अवस्था भाग लेती है। और ये जो त्रिक अवस्था किस प्रकार से प्राप्त होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम एल्डिहाइड या कीटोन में एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे बेंजोफिनोल, जो कि आपका एक प्रकार का एरोमेटिक कीटोन है। दिस इज अ बेंजोफिनोल। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जो बेंजोफिनोल है एक प्रकार का एरोमेटिक कीटोन है, वह HMU सनलाइट की उपस्थिति में ऊर्जा का अवशोषण करके N2 संक्रमण होगा इसमें, क्योंकि इसलिए संक्रमण आपका आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बेंजोफिनोल की एकक अवस्था प्राप्त होती है।
इस प्रकार से हमें यहाँ पे बेंजोफिनोन की एकक अवस्था प्राप्त होती है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक प्रकार से समझने के हिसाब से हम इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। दिस इज अ सिंगलेट स्टेट ऑफ बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन की एकक अवस्था यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। अभी जो बेंजोफिनोन की एकक अवस्था है वह क्या करता है, ISC अंतरातंत्र लंघन। जेवलॉन्स्की डायग्राम वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ चुके हैं कि अंतरातंत्र लंघन क्या होता है। तो अंतरातंत्र लंघन का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड की, किसी यौगिक की जब एकक अवस्था त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम अंतरातंत्र लंघन कहते हैं। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना इंटर सिस्टम क्रॉसिंग अंतरातंत्र लंघन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगी बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट अवस्था हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, क्योंकि जो आपका एरोमेटिक कीटोन है या कार्बोनिल यौगिक है उनमें एकक अवस्था व त्रिक अवस्था के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। इस वजह से यह जो एकक अवस्था है वह आपकी आसानी से त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि त्रिक अवस्था आपकी ज़्यादा स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। इस वजह से यह त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो ट्रिपलेट स्टेट है कार्बोनिल यौगिक अर्थात जो बेंजोफिनोन की जो त्रिक अवस्था है वही त्रिक अवस्था यहाँ पे पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया में भाग लेती है और यही जो त्रिक अवस्था है वो एल्कीन के साथ अभिक्रिया करती है और चक्रीय उत्पाद ऑक्सीटेन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे बेंजोफिनोन HNO N2 संक्रमण हुआ, एकक अवस्था प्राप्त हुई, जिसको हम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जो C डबल बॉन्ड O के मध्य जो पाई बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इस प्रकार से होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब समान विखंडन, इस पाई इलेक्ट्रॉन का समान विखंडन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला गया, जो भी मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ N2 संक्रमण के माध्यम से और वो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है। इसको नॉर्मल वे में अपन इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये है आपकी बेंजोफिनोन की त्रिक अवस्था। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ये कार्बन यौगिक की जो त्रिक अवस्था है वह एल्कीन के साथ अभिक्रिया करती है और इस पैटर्नो-बुकी अभिक्रिया में जो सेकेंड स्टेप है, जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो आपकी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण पद है, जिसको हम आगे अपन समझेंगे। अभी यहाँ पर अपन इस बेंजोफिनोन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, इस बेंजोफिनोन की अभिक्रिया हम करवाएंगे, बेंजोफिनोन की त्रिक अवस्था की अभिक्रिया करवाएंगे। एक एल्कीन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ मैं 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल प्रोपीन यहाँ पे मैंने एल्कीन लिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में और इस 2-मेथिल प्रोपीन की अभिक्रिया भी होगी बेंजोफिनोन की त्रिक अवस्था के साथ और यहाँ पे हमें दो प्रकार के मूलक मिलने की संभावना है, दो प्रकार के इंटरमीडिएट बनने की संभावना है। अगर यहाँ पे असममित एल्कीन नहीं होकर सममित एल्कीन होता, सिमेट्रिक एल्कीन होता तो उस कंडीशन में एक ही प्रकार का आपका प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये आपका असममित एल्कीन है और असममित एल्कीन की वजह से यहाँ पे दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है और कौन सा उत्पाद मुख्य होगा वह निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा अधिक स्थायी है। ये आपका असममित एल्कीन है। अगर ये आपका सममित एल्कीन होता तो एक ही प्रकार का उत्पाद बनता, लेकिन ये आपका असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इस कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते इसको हम सममित एल्कीन कहते, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से इसको हम असममित एल्कीन यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये जो बेंजोफिनोन की जो त्रिक अवस्था है वह इस असममित एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और दो प्रकार के यहाँ पे मूलक बनने की संभावना है और ये जो मूलक बनता है उसको हम कहते हैं द्विमूलक। द्विमूलक मतलब डाई रेडिकल यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है और दो मूलक यहाँ पे बनने की संभावना है। एक संभावना क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का जो डॉट है, ये जो ऑक्सीजन है
वह इस कार्बन के साथ जुड़े या फिर इस कार्बन के साथ जुड़े। उसको हम जोड़ के देखते हैं तो दो संभावना यहाँ पे अपनी बनती है। पहले हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ते हैं तो अब क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। यहाँ पे भी इस प्रकार से होमोलैटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो डॉट आ रहा है वो इसको अपन यहाँ पे भी इसको ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन लिख दें तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा बेंजोक्विनोन की क्रिक अवस्था। तो ये जो ऑक्सीजन का जो डॉट है वह इस कार्बन डॉट के साथ अभिक्रिया करके बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा और डॉट इसको तो बच जाएगा। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पे C6H5C C6H5, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। C, दिस इज ऑक्सीजन। क्या क्या मैंने ये वाला कार्बन लिखा है, इसको ऑक्सीजन को मैंने ऊपर ले लिया, इसके साथ जुड़ा हुआ है C6H5 C6H5। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये CH2, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन डॉट है, कार्बन के ऊपर डॉट बचा हुआ है, आप देखना ये डॉट बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन के ऊपर डॉट और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर डॉट आ रहा है और इस कार्बन पर डॉट आ रहा है। इस ऑक्सीजन का जो डॉट है इस कार्बन के साथ रिएक्शन कर ली, बॉन्ड बना दिया, ये बन गया और इस कार्बन के ऊपर डॉट है वो आपका बचा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर डॉट है वो भी आपका बचा हुआ है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे यह द्विमूलक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी संभावना क्या है कि जो ऑक्सीजन डॉट है वो इस कार्बन डॉट के साथ रिएक्शन करे। पहले पे क्या किया हमने, इस कार्बन के साथ जुड़ा है, अब इस ऑक्सीजन को हम इस कार्बन के साथ जोड़ते हैं। उस कंडीशन में एक दूसरे प्रकार का द्विमूलक हमें प्राप्त होता है। उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, आप देखें। इस ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ना है हमें, इस वाले कार्बन, इससे तो जोड़ चुके हैं, इस वाले कार्बन के साथ हम इसको जोड़ते हैं। क्योंकि आपकी असममित एल्कीन है, इस वजह से दो प्रकार के इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहे हैं। बेंजोक्विनोन की ट्रिपलेट अवस्था इस असममित एल्कीन से दो तरीके से अभिक्रिया कर सकती है। कैसे कि ये जो ऑक्सीजन डॉट है वो पहले इस कार्बन से जुड़े या इस कार्बन से जुड़े, दोनों कंडीशन में हमें दो अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएट मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। अगर ये आपका सममित एल्कीन होता उस कंडीशन में हमें केवल एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के इंटरमीडिएट बन रहे हैं, दिस इज फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड दिस इज सेकंड इंटरमीडिएट। तो दो प्रकार के मूलक यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। अब इन दोनों प्रकार के मूलक में कौन सा मूलक बनने की संभावना ज्यादा है तो उसकी चर्चा हम करें। तो यहाँ पे जो द्विमूलक बन रहा है और यहाँ पे जो द्विमूलक बन रहा है उसमें आप चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बन रहा है वो आपका 1 डिग्री द्विमूलक बन रहा है। ये जो कार्बन है 1 डिग्री है और यहाँ पे ये जो मूलक बन रहा है वो आपका 3 डिग्री द्विमूलक बन रहा है। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री मूलक है वो आपका 1 डिग्री मूलक से ज्यादा स्थायी होता है। इस वजह से इसके बनने की संभावना ज्यादा होगी। जो द्विमूलक ज्यादा स्थायी होगा वह आपका बनने की संभावना ज्यादा है, मतलब इसकी माना कि 90% है तो इसकी होगी 10%। मुख्य उत्पाद के रूप में हमें जो द्विमूलक प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये जो द्विमूलक है उस द्विमूलक के माध्यम से हमें उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बन का ये वाला डॉट और इस कार्बन का ये वाला डॉट दोनों आपस में जुड़कर एकल बंध के द्वारा जुड़कर उत्पाद यहाँ पे आपका बनाएंगे। चक्रीय उत्पाद ऑक्सीडेंट यहाँ पे
इस प्रकार से प्राप्त होता है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। लगभग 90% के पास हमें ये उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेप में बेंजोफिनोन HMU प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके N2 पाई स्टार संक्रमण के द्वारा एकक अवस्था प्राप्त करता है। एकक अवस्था ISC के माध्यम से त्रिक अवस्था में जाता है और ये जो ट्रिपलेट अवस्था है वह एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके इंटरमीडिएट बनाता है, द्विमूलक बनाता है। और द्विमूलक अगर आपका असममित एल्कीन है तो दो प्रकार के बनने की संभावना रहती है और उन द्विमूलक में ज़्यादा स्थायी देखो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डिग्री द्विमूलक बन रहा है तो आपका ये जो आप देख रहे हैं इससे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक आपका दिस इज 3 डिग्री द्विमूलक एंड दिस इज 1 डिग्री मूलक और 3 डिग्री मूलक होता है आपका ज़्यादा स्थायी होता है तो इसके बनने की संभावना ज़्यादा है और ये आपका कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो 90% और ये आपका 10% उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मुख्य उत्पाद आपका ये है। तो ये है आपकी पेट्रोनो-बुकी अभिक्रिया। तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है ये। तो कुल मिलाकर हमने को क्या करना है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है उस कार्बन को हमें उस एल्कीन के उस कार्बन से जोड़ना है जहाँ पे प्रतिस्थापी एल्कीन की संख्या क्या हो, कम हो, उससे अपने को यहाँ पे इसको जोड़ना है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को किसी तरह जोड़ना है। कुल मिला के हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, यही भाग कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक आपका ये वाला कार्बन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन को उस कार्बन से जोड़ना है एल्कीन के जहाँ पे एल्कीन समूह की संख्या कम हो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन जुड़ा हुआ है जहाँ पे एल्कीन समूह की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो ये है आपकी पेट्रोनो-बुकी रिएक्शन। अब पेट्रोनो-बुकी रिएक्शन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड की जो त्रिक अवस्था एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रही है वह स्टेप आपके सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि कौन सी, कीटोन की ट्रिपलेट अवस्था है जो एल्कीन के साथ अभिक्रिया कर रही है। ये वाली जो स्टेप है वह आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि अगर कीटोन की जो ट्रिपलेट अवस्था है उसकी ऊर्जा अधिक है, किसकी, कीटोन की ट्रिपलेट अवस्था की जो ऊर्जा है, मतलब कार्बोनिक कंपाउंड जो ट्रिपलेट स्थिति की जो ऊर्जा है वो एल्कीन की ऊर्जा से अधिक है, तो पेट्रोनो-बुकी अभिक्रिया नहीं होती है। अगर कीटोन की ऊर्जा अधिक है, किसकी, त्रिक अवस्था की ऊर्जा एल्कीन से अधिक है, तो पेट्रोनो-बुकी अभिक्रिया नहीं होती है। अगर कीटोन की त्रिक ऊर्जा एल्कीन से कम है तब आपकी पेट्रोनो-बुकी रिएक्शन आपकी होती है। इसको अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। दिस इज एन एसीटोन और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं एक स्पेशल साइक्लिक एल्कीन से करवाते हैं जो है आपकी नॉर्बोनिन। नॉर्बोनिन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। एसीटोन की अभिक्रिया किससे करवाई, दिस इज अ नॉर्बोनिन। ठीक है, नॉर्बोनिन कहते हैं इसको, नाम एक स्पेशल एल्कीन है। ये कीटोन और एसीटोन, नॉर्बोनिन, आपने लिया HCl, तो इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। HCl की उपस्थिति आपका कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज एल्कीन। तो पेट्रोनो-बुकी रिएक्शन आपके यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन पेट्रोनो-बुकी अभिक्रिया नहीं होकर यहाँ पे ये जो आपका नॉन-बोर्निन है उसका डाइमेराइजेशन होता है, उसका द्वितयन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसीटोन की जो ट्रिपलेट अवस्था होती है उसकी ऊर्जा इस नॉन-बोर्निन से अधिक होने की वजह से यहाँ पे पेट्रोनो-बुकी अभिक्रिया नहीं होती, इस नॉन-बोर्निन की कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, डाइमेराइजेशन रिएक्शन आपकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में कि ये जो ट्रिपलेट अवस्था है उसकी ऊर्जा अधिक होने की वजह से हमें यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है और नॉन-बोर्निन का डाइमेराइजेशन होता है। तो यहाँ पे पेट्रोनो-बुकी अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा
का डाइमराइजेशन की रिएक्शन आपके यहाँ पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को जो मिलता है वह मिलेगा नॉन बोर्निन का। तो यहाँ पे एसीटोन होता क्या है, वही एसीटोन की फर्स्ट स्टेप, इसको अपन देखते हैं किस प्रकार से होती है। ये आपका एसीटोन, वही HCl की प्रेजेंस में सिंगलेट अवस्था प्राप्त होती है। फिर ISC के माध्यम से ट्रिप्लेट अवस्था, ठीक है। अब ये जो ट्रिप्लेट अवस्था वो क्या करती है, इसकी जो ऊर्जा होती है वह एल्कीन से ज्यादा होती है। मतलब कौन सा एल्कीन, जो आपने नॉन बोर्निन जो एल्कीन लिया है उससे इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इसकी होती है 78 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से होती है, जो कि एल्कीन से जो आपने नॉन बोर्निन लिया है उससे ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, अपनी ऊर्जा इस एल्कीन को ट्रांसफर कर देता है और हमें प्राप्त होती है यहाँ तो एसीटोन नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, निम्न अवस्था में आ जाता है, और नॉन बोर्निन की हमें ट्रिप्लेट अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो नॉन बोर्निन की ट्रिप्लेट अवस्था यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है, और ये नॉन बोर्निन की ट्रिप्लेट अवस्था ही आपस में अभिक्रिया कर लेती है और डाइमराइजेशन आपका यहाँ पे हो जाता है। जो नॉन बोर्निन की जो ट्रिप्लेट स्टेट है वह आपकी डाइमराइजेशन रिएक्शन करती है। किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ट्रिप्लेट अवस्था है वह नॉन बोर्निन के दूसरे मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कर लेती है, और डाइमराइजेशन का मतलब होता है दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, द्विलक डाइमर के रूप में आपकी ये जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से आपका एक चक्रीय उत्पन्न यहाँ पे इस प्रकार से डाइमर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये डबल बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर अपने यहाँ पे प्राप्त होता है। कब, जब आपने जो कीटोन लिया है उसकी ट्रिप्लेट अवस्था की ऊर्जा एल्कीन से अधिक है, उस कंडीशन में पेट्रोनोबुकी। अब यहाँ पे इस एसीटोन के अलावा जैसे कि माना अपन बेंजोफिनोल ले लेते हैं, तो यहाँ पे पेट्रोनोबुकी रिएक्शन आपकी हो जाती है नॉन बोर्निन के साथ, क्योंकि एसीटोन की जो ऊर्जा होती है वो नॉन बोर्निन से ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण एल्कीन को कर देता है, और एल्कीन को करने की वजह से यहाँ पे एल्कीन अभिक्रिया में भाग ले लेता है। अब जैसे कि आपने बेंजोफिनोल लिया है, एसीटोन को छोड़कर आपने क्या ले लिया, बेंजोफिनोल ले लिया, उस कंडीशन में पेट्रोनोबुकी रिएक्शन आपकी यहाँ पे होती है। कौन सी रिएक्शन होगी, पेट्रोनोबुकी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जो होती है वो 69 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि इस नॉन बोर्निन से कम होती है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, पेट्रोनोबुकी रिएक्शन आपकी होती है, और पेट्रोनोबुकी रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दिस ऑक्सीडेंट बन जाएगा यहाँ पे। ये है आपकी पेट्रोनोबुकी रिएक्शन। जब बेंजोफिनोल और नॉन बोर्निन की रिएक्शन होगी तो पेट्रोनोबुकी रिएक्शन होगी, अगर आपका एसीटोन है तो उस कंडीशन में एल्कीन का डाइमराइजेशन होगा, और ये आपकी पेट्रोनोबुकी रिएक्शन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी पीक अवस्था की ऊर्जा एल्कीन से कम होनी चाहिए, तभी पेट्रोनोबुकी रिएक्शन आपकी संपन्न होती है। तो पेट्रोनोबुकी रिएक्शन कार्बोनिल यौगिक प्लस एल्कीन HMU की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और आपका प्रोडक्ट बनेगा चक्रीय उत्पाद ऑक्सीडेन। थैंक यू।